हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम प्रीवियस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो चलिए हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसके बारे में कुछ पॉइंट्स तो निकल गए हैं। अभी उसके बाद क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, तो हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना जाए इसके बारे में एक समस्या और भी है। ठीक है, तो वो क्या है वो भी देखते हैं। इसके बारे में थोड़ा मैंने पहले ही बताया है। वैसे वह है हिंदी भाषा और अपभ्रंश के पारस्परिक संबंध की। ठीक है, तो भाषा विज्ञान के विद्वान कहते हैं कि प्रकृत भाषा से अपभ्रंश भाषा का और अपभ्रंश भाषा से आधुनिक भारतीय भाषाएं, जिसमें हिंदी भी एक है, का विकास हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखना होगा कि जो संस्कृत है वही आगे चलकर बदलती रही है अलग अलग भाषाओं के रूप में, मुख्य रूप से पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। ठीक है, ये संस्कृत की ही परिवर्तन की अवस्थाएं मानी जा सकती हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा मैं बता दूं कि जो संस्कृत है वो जब मतलब जनता में उसका उपयोग कम होने लगा या जनता जो है वो और भी सरल शब्दों की ओर बढ़ी, तो संस्कृत ही पाली के रूप में उसका परिवर्तन हो गया। ठीक है, जैसे आपने मतलब गाँवों में देखा होगा कि जो हिंदी भाषा के शब्द हैं उसको और भी छोटा कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे नदी है, ठीक है, नदी को कोई कहेगा कि नदवा, नद, ऐसा बहुत से लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जब हम कोई शब्द होता है उसका अधिक उपयोग करने लगते हैं तो वो छोटा हो जाता है शब्द। ठीक है, मतलब स्थानीय जो लोग हैं वो अपने अनुसार उसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक भाषा से दूसरा भाषा निकलता है। ठीक है, तो उसी प्रकार संस्कृत फिर उसके बाद पाली के रूप में उसका परिवर्तन हुआ थोड़ा, फिर पाली से प्राकृत का विकास हुआ, फिर प्राकृत से अपभ्रंश का विकास हुआ, फिर अपभ्रंश से आधुनिक उत्तर भारतीय भाषाओं का विकास हुआ, जैसे बंगाली, गुजराती। ठीक है, ये सब भाषाएं के साथ जो है हिंदी का भी विकास अपभ्रंश से ही माना जाता है। ठीक है, अब पाली का जो विकास है वो मतलब ईसा पूर्व से ही माना जाता है। फिर प्राकृत का एक शताब्दी मतलब पहली शताब्दी है, वहाँ से थोड़ा हम एस्टिमेशन लगाते हैं उस समय का होगा। तो इस प्रकार से इसका कुछ निश्चित समय भी दिया गया है, उसके बारे में तो अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारा टॉपिक थोड़ा अलग है। ठीक है, तो चलिए समय का भी कोई उतना आवश्यकता नहीं है, लेकिन इतना जान लीजिए कि पालित, प्राकृत, अपभ्रंश ये परिवर्तन का मतलब जो सिस्टम है वो इस प्रकार है। ठीक है, तो चलिए अब इसको कंटिन्यू करते हैं। भाषा विज्ञान के विद्वान कहते हैं कि प्राकृत भाषा से अपभ्रंश का और अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय भाषाओं का, जिनमें हिंदी भी एक है, विकास हुआ। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया है आपको। इस दृष्टि से अपभ्रंश भाषा हिंदी की जननी है। जननी मतलब माता है, परंतु कुछ विद्वान अपभ्रंश को हिंदी से अलग ना मानकर हिंदी का ही एक रूप मानते हैं। ठीक है, मतलब कुछ लोग मानते हैं कि हिंदी और अपभ्रंश एक ही है। ठीक है, तो कुछ लोगों का मानना है कि अपभ्रंश और हिंदी दोनों एक ही है। ठीक है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। इसीलिए बहुत से लोग क्या करते हैं, आपको मैंने इसके बारे में पढ़ाया था कि जो अपभ्रंश है या उसका साहित्य है वहीं से जो है हिंदी साहित्य का प्रारंभ मानते हैं। ठीक है, तो इसी कारण 7वीं शताब्दी से ही हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना जाता है कुछ लोगों के द्वारा, क्योंकि वो लोग अपभ्रंश को भी हिंदी ही मानते हैं। ठीक है, फिर इस दृष्टि से
अपभ्रंश भाषा हिंदी की जननी है, परंतु कुछ विद्वान अपभ्रंश को हिंदी से अलग मानकर हिंदी का तो ये तो हो गया। उदाहरण के लिए रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश को प्रकृत भाष हिंदी जो है कहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो अब रामचंद्र शुक्ल जी हैं वो उनका ऐसा मानना है कि जो हिंदी है वो अपभ्रंश से संबंध रखते हुए भी जो है थोड़ा अलग है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको जो अपभ्रंश है वो हिंदी का ही एक रूप माना जा सकता है और हिंदी से अलग भी मानने वाले लोग हैं, दोनों प्रकार के लोग हैं। ठीक है, और तो राहुल संकृत्यायन जो है वो कहते हैं कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा देते हुए अपभ्रंश के सारे कवियों को हिंदी के कवियों के रूप में स्वीकार किया है। ठीक है, तो राहुल संकृत्यायन का ऐसा मानना है कि अपभ्रंश जो है वो ही पुरानी हिंदी है। ठीक है, और रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं? रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि हिंदी या जो अपभ्रंश है वही हिंदी है, लेकिन प्रकृत भाष हिंदी है। ठीक है, इस प्रकार दोनों ही मानते हैं कि अपभ्रंश ही हिंदी का एक रूप है। ठीक है, फिर तो यहाँ पे आपको एक प्रश्न आ सकता है कि जब रामचंद्र शुक्ल भी ये कहते हैं कि जो प्राकृत भाष हिंदी अपभ्रंश है, तो 7वीं शताब्दी से क्यों नहीं रामचंद्र शुक्ल उसको साहित्य का प्रारंभ मानते हैं? ठीक है, ये प्रश्न आपको आ सकता है। तो आपको याद रखना चाहिए कि इस समय हिंदी साहित्य में जो काव्य लिखा गया था वो साहित्यिक उद्देश्य से नहीं लिखा गया था, केवल धर्म के लिए लिखा गया था। इस कारण वो 7वीं शताब्दी से हिंदी साहित्य का प्रारंभ नहीं मानते। फिर भी वो कहते हैं कि अपभ्रंश जो है वो प्राकृत भाष हिंदी ही है। ठीक है, तो ये सब थोड़ा समझ के पढ़ने वाला बात है। ठीक है, अगर राहुल संकृत्यायन के मत को स्वीकार कर लेते हैं तो हिंदी साहित्य का जो आरंभ 7वीं शताब्दी से ही सिद्ध हो जाता है, और उस स्थिति में अपभ्रंश के सबसे पहले कवि सरहपा या सरहपाद ही हिंदी के पहले कवि सिद्ध होते हैं। नगेंद्र के द्वारा संपादित इतिहास में भी सरहपाद को हिंदी का पहला कवि माना गया है। ठीक है, लेकिन रामचंद्र शुक्ल जी जो है वो हिंदी के पहले कवि के रूप में सरहपाद को नहीं कहते। ठीक है, तो थोड़ा यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल का जो मत है वो इन दोनों से अलग है। ठीक है, नगेंद्र और राहुल संकृत्यायन से अलग है। भले ही वो अपभ्रंश को प्राकृत भाष हिंदी कहते हैं रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, लेकिन इस बात पे उनका थोड़ा अलग मत है। ठीक है, तो अभी तक हमने कितने लोगों का मत देखा है? रामचंद्र शुक्ल का, राहुल जी का, फिर नगेंद्र का। इन तीनों का क्या विचार है वो हमने अभी तक जाना है। आप यहाँ पर उसके बारे में थोड़ा पॉइंट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदी के विद्वानों में मुख्यतः 2 वर्ग हैं। एक वर्ग में विद्वान आते हैं जो हिंदी और अपभ्रंश को एक मानते हुए हिंदी का प्रारंभ 7वीं शताब्दी मानते हैं। तो दूसरे वर्ग में ऐसे लोग आते हैं जो अपभ्रंश को हिंदी से अलग मानते हुए 10वीं शताब्दी के बाद हिंदी साहित्य का प्रारंभ मानते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से थोड़ा वेरिएशन देखने को मिलता है। तो इसके बारे में आप नोट्स बनाएंगे तो आपको समझ में क्लैरिटी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सब बातें किस संदर्भ में हम कर रहे हैं आपको थोड़ा याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे हिंदी साहित्य के काल विभाजन की समस्या के बारे में हम ये सब बात कर रहे हैं। तो आपका प्रश्न अब यहाँ पे ये हो सकता है कि कोई भी बात जो है वो इतना क्लियर नहीं है इसमें, ठीक है, कि हम ये लिख सके कि हिंदी साहित्य का प्रारंभ 10वीं शताब्दी से ही माना जाना चाहिए। ऐसा कोई क्लियर